नक्सलियों के खिलाफ तेजी से सुरक्षा बलों का अभियान जारी है और बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ जारी जंग अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। इसी बीच टेकलगोड़ा गांव में कैंप खोला गया है और 20 दिन के अंदर ही सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के सबसे सफलतम कमांडर माने जाने वाले माडवी हिड़मा, जो वर्तमान में नक्सलियों का सेंट्रल कमेटी का सदस्य बनाया गया है, वो नक्सलियों के नए बटालियन चीफ बारसे देवा के गांव पूर्ववर्ती में आखिरकार फोर्स ने वहां अपना डेरा जमा लिया है। आपको बता दें, 2010 के बाद से बस्तर में गठित सभी बड़ी नक्सली घटनाओं में माडवी हिड़मा शामिल रहा है। साथ ही हिड़मा पर छत्तीसगढ़ सरकार सहित अलग अलग खुफिया एजेंसियों ने करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। मुरैना में महिला के साथ दरिंदगी की घटना सामने आई है, जहां आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसे छुपाने के लिए महिला पर पेट्रोल डालकर उसे जान से मारने की कोशिश भी की। आग की चपेट में महिला आ गई और उसके बाद महिला दौड़ती रही, जिसके बाद ग्रामीणों ने आग बुझाकर इस बात की जानकारी पुलिस को दी। हादसे के कारण महिला गंभीर रूप से झुलस गई है। बहरहाल ग्वालियर में महिला का इलाज चल रहा है। मूल रूप से इसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो महिला जिसने खुद को आग लगाई है, उसका पति 376 के आरोप में जेल गए थे और वो अभी मुश्किल से 10 दिन पहले, करीब करीब 7-8 दिन पहले ही जेल से छूट के आए हैं। और जिन लोगों ने उस 376 में जो फरियादी पक्ष था, उसके ऊपर ये महिला आरोप लगा रही है कि इन लोगों के द्वारा मुझे जलाया गया है। ये बात सत्य है कि जो महिला के साथ में आगजनी की घटना हुई है, वो उसी घर में हुई है जिनके ऊपर वो आरोप लगा रही है, पर ये जांच का विषय है कि ये आग किसने लगाई है। महिला चूंकि जल गई तो तुरंत उनको मुरैना रेफर किया और मुरैना से वो ग्वालियर रेफर हो गई। तो अभी ऐसा सच कोई थाने पर रिपोर्ट लिखाने नहीं आया है, पर एहतियात के तौर पर उनका डाइंग डिक्लेरेशन वगैरह करा दिया गया है और उसमें जैसा वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और जांच में जैसा आएगा उसकी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इंदौर में ग्रामीण बैंक के बाहर रिटायर्ड बैंक कर्मचारी अनशन पर बैठ गए। दरअसल 6वें दिन भी अनशन लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले में कोई सुध नहीं ली गई है। हमारे सहयोगी समीर खान ने आंदोलन कर बैठे कर्मचारियों से बातचीत की। आप देखिए यहाँ पर आमरण अनशन पर ये एक्स जो रिटायर्ड जो कर्मचारी और अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका आंदोलन जो है लगातार जा रहा है। इनका जो मुख्य मांगे हैं वो ग्रेजुएटी अवकाश, नकदीकरण एवं अनुकंपा भत्ते का जो है भुगतान, इनके जो है मुख्य मांगे। इसके बावजूद ये लगातार अपनी जो है ये कहें कि मांगों को लेकर डटे हुए हैं बैंक के बाहर। इसमें मुख्य रूप से बात ये है कि इस आमरण अनशन में एक तो 58 साल के जो है यशपाल सिंह जाट जो है यहाँ पर धरने में बैठे हैं, जो इस यूनियन के जो है अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ 70 साल के जो है वृद्ध BN शर्मा, आप देख सकते हैं ये जो है आमरण अनशन 6वां दिन है इनका, BN शर्मा जी का। हालांकि इनकी हालत बिगड़ रही है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इनके कोई स्वास्थ्य का हाल जानने या हम ये कहें कि स्वास्थ्य का परीक्षण करने नहीं पहुँचा है। हम इन्हीं से जानते हैं आखिर इतनी असंवेदनशीलता क्यों दिखाई जा रही है। क्या नाम है आपका? BN शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर? 6वां दिन है आपके आमरण? हाँ, हमारा 6वां दिन है। इसके पहले बहुत लंबे समय तक हमने धरना दिया, भूख हड़ताल किया, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः मजबूर होकर हमको 12 फरवरी से और आमरण अनशन में बैठना पड़ा और इसके लिए 6वां दिन है आज। हमने पानी छोड़कर और बाकी सब चीज़ें हमने त्याग दिया है भोजन में। यशपाल जाट जी भी यहाँ पर। जाट साहब, क्या कोई स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है? आपकी भी हालत जो है दिख रही है हमें। सर, अभी कोई स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हुआ है और हमने इसकी सूचना 12 तारीख से आमरण अनशन की विधिवत हमारे पास पावती है। 7 फरवरी को, 29 जनवरी को और 12 फरवरी को ये हमने नोटिस भेज करके उनकी पावती हमने ले रखी है, लेकिन ना तो बैंक प्रबंधन ने ये कोई दायित्व निभाया, नैतिकता निभाई कि वो प्रशासन से निवेदन करें
या जिला चिकित्सालय के अधिकारियों से निवेदन कर हमारे स्वास्थ्य परीक्षण का ध्यान रखें। जबकि ये शायद पहले पत्र प्राप्त हुआ आपको पुलिस का अभी एक पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने हमसे कहा है कि आप अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और परीक्षण करा करके आप रिपोर्ट हमें दें, और ये देने के आधार पर करें। देखिए, हम बैठे हैं, खा नहीं रहे, हम दिन प्रतिदिन कमजोरी की तरफ जाएंगे, और पुलिस हमसे कह रही है कि आप जो है का अपना परीक्षण करा करके हमें दें एमवाई से जा करके। शायद एमवाई यहाँ से 10-12 किलोमीटर के आसपास हो सकता है, मेरे को जानकारी नहीं क्योंकि मैं मुरैना से हूँ। लेकिन ये दायित्व किसका बनता है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि कोई आमरण अनशन पर बैठता है तो प्रशासन ही आगे आकर के उसके स्वास्थ्य परीक्षण की डे टू डे जानकारी लेता है और जांच कराता है। लेकिन यहाँ बैंक प्रशासन और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हमसे ये कह रहे हैं कि आप परीक्षण कराएं। बिल्कुल, मतलब ये कहें कि हम ये देखिए आंदोलन लगातार जारी है, और इनका कहना ये है कि ये जो है अपने आमरण अनशन पर लगातार बने रहेंगे। ये अलग बात है कि इनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी कोई नहीं आया, और पुलिस ने उल्टा इन्हें एक पत्र देकर कह दिया कि आप अपने स्वास्थ्य का परीक्षण खुद कराएं। वीडियो जर्नलिस्ट वेद के साथ इंदौर से मैं समीर खान। शहडोल जिले के आदिवासी अंचल इलाके के सरकारी स्कूल में शिक्षक का पैसे लेते वीडियो वायरल हो रहा है। ये विद्यालय जयसिंह नगर का बताया जा रहा है। शिक्षक की ड्यूटी प्रशासन ने बैगा जनजाति के सर्वे के काम में लगाई थी, जहां शिक्षक एक महिला से काम करने के बदले पैसे की मांग कर रहे थे, और अब शिक्षक के लेन देन का वीडियो वायरल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के खातों को फ्रीज करने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बालाघाट में आयकर विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ की रिकवरी मांगी है। आयकर रिटर्न देरी से भरने और जनप्रतिनिधियों के 14 लाख रुपए कैश में चंदा देने पर 5 साल बाद पेनल्टी के तौर पर कार्रवाई की है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हैं और इसी को लेकर आयकर विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि इस मामले पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। इधर छतरपुर में पीएम आवास योजना में घोटाला हुआ है और अब विधानसभा तक ये मामला पहुंच गया है। छतरपुर विधायक ललिता यादव ने मुद्दा विधानसभा में उठाते हुए कहा कि मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि मामले की जांच की बात कही है। ललिता यादव ने यह भी कहा कि आरोपियों पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहती हूँ कि छतरपुर कलेक्टर ने 10,573 आवास की सूची अनुमोदित की, और माननीय अध्यक्ष महोदय जिसमें से 59 लोग लाभार्थी हुए, और माननीय अध्यक्ष महोदय 3417 लोगों को हितग्राहियों को सरेंडर किया गया। और माननीय अध्यक्ष महोदय बिना भूमि स्वामित्व के आवास का लाभ छतरपुर में दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जो 59 लाभार्थी हैं उनमें से जांच करा ली जाए और इसकी जांच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर हो। जैसे माननीय विधायिका महोदय ने कहा है, ये बात सही है कि 21 उसमें अपात्र लोग थे जिनको चिन्हित किया गया था, पर उसमें पैसे का आहरण सिर्फ एक के पास हुआ था, वो गायत्री प्रजापत, सावित्री पति किशन प्रजापत। ये अपात्र गए थे, इनको राशि दी थी पर इनसे वापस ले ली गई है। अभी ऐसे कोई भी नहीं है मेरी जानकारी में कि कोई अपात्र को दिया हो। यदि माननीय विधायक के पास कोई प्रमाण हो दे दें, भोपाल से किसी अधिकारी को भेजकर और उसकी जांच करवा। मुरैना में गिट्टी से भरे डंपर के पलटने से एक युवक डंपर के नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना कैलारस थाना क्षेत्र के चनौटी गांव के पास हुई, जब युवक पैदल जा रहा था। युवक की मौत के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।
चनौटीपुरा के पास रोड का निर्माण हो रहा है, जहां एक डंपर चालक लापरवाही पूर्वक डंपर को चला रहा था, जिससे डंपर पलट गया, जिसके नीचे आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। व्यक्ति का नाम राकेश गौड़ पुत्र रामजीलाल गौड़ है, जो करीबन 40 साल का है, जौरा का निवासी है। डंपर को जब्त कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई चल रही है। विदिशा के खरी फाटक रोड पर स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन बैंक में ग्राहक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। बैंक ने ग्राहक का गोल्ड बदलकर दूसरा गोल्ड दे दिया। ऐसी ही शिकायत अन्य ग्राहक ने भी दर्ज कराई है। वहीं अब कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच की बात कह रही है। ये लिया था मैंने 22/3/2022 को। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड खरी फाटक रोड ब्रांच है। हमने ये सोच के रखा था कि हमारा गोल्ड जो है यहाँ सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित ना रह के यहाँ पे फ्रॉडबाजी चल रही है टोटल। फ्रॉड ये हुआ कि जो हमने गोल्ड रखा था हमारे 10 तोले का, वो पैकेट ना देके हमें दूसरा पैकेट दे रहे हैं। ये ग्राम वही है, लेकिन हमारे आइटम एक भी नहीं है उसमें। और ब्रांच मैनेजर इस बात से मुकर रहे हैं। आपने क्या पैसे जमा कर दिए? पैसे टोटल जमा कर दिए हमने। लोन क्लोज कर दिया अपना, जितना पैसा लोन लिया था पूरा भर दिया। आपको आपका गोल्ड नहीं मिला? गोल्ड अभी तक नहीं मिला हमें। वो दे रहे हैं, दूसरा पैकेट दे रहे हैं जो कि हमारा है नहीं। कार्रवाई सख्त से सख्त होना चाहिए। जो भी ब्रांच मैनेजर हैं इनको निष्कासित होना चाहिए। बेमेतरा में बिजली विभाग और मजदूरों के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जहां दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि बिजली विभाग ने उन्हें 25 से 30 हजार रुपए तक का बिल भेजा है। मजदूरों का कहना है कि उन्होंने इतनी बिजली की खपत नहीं की है। ये भी कि बिल ना भरने पर उनके घरों की बिजली काट दी गई है। मजदूर अपनी शिकायत को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे। वहीं इस मामले पर बिजली विभाग का कहना है कि बिल में कोई सुधार नहीं होगा और उपभोक्ताओं को इस्तेमाल की गई बिजली का बिल भरना ही होगा। बिजली बिल बहुत आवा थे, पटा नहीं सकतन। गरीब मनखे 100 रुपया मजदूर करत हम तो कहाँ से पटा सकते। कोरोना पर बिजली बिल नहीं है और खरवाद में 10,000 12,000 इकट्ठा देवा साहब, तो हम कहाँ के पटा सकते। बिजली बिल इतना हेवी भेजे है कि बता नहीं सकन कितना 30,000 40,000 45,000 50,000 भी है। यही बात के लिए हम कलेक्टर साहब से हम मिले, बोलना है कितना इतना नहीं, इतना जले ही नहीं है। प्रति माह पटात रहे हमन के 200-250 रुपया आवत रही सब। एक मुँह से अगर कहीं 10,000 20,000 भेज देवे तो पटाना उचित है या नहीं है? इन्होंने किसी ने भी 4-5 साल से बिल नहीं पटाया। तो बिल नहीं पटाने के कारण क्या है, इनको विद्युत बिल हाफ की जो योजना है उसका भी लाभ नहीं मिला और 1.5% जो सरचार्ज लगता है उससे जुड़ के हो गया है। उनको हमने कहा है कि अगर नहीं होता है तो किस्त में पटा दें, लेकिन पटाना तो पड़ेगा। बालाघाट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की तरफ से प्रदेशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। कार्यकर्ताओं की तरफ से 6 सूत्रीय मांगे रखी गई है, जिसमें न्यूनतम वेतनमान का भुगतान और नियमित किए जाने सहित अन्य मांगे शामिल हैं। सहायिकाओं का कहना है कि लंबे समय से हम अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में सहायिकाओं की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर आने वाले समय में उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो वो आगे चलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी। असर 2023 की रिपोर्ट में परेशान करने वाले आंकड़े निकल कर आए हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर में इस बात का जिक्र किया गया है कि मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में दाखिला लेने वाले केवल 57% बच्चे ही रोज स्कूल जाते हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश बिहार के बाद दूसरा सबसे पिछड़ा राज्य है। हमारे संवाददाता जफर मुल्तानी आगर मालवा के एक स्कूल में पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। पूरा नाम लिखो, इसको सही से लिखिए। बीच में डंडा बज जाता है और ऊपर सफेद सा बचता है। वो क्या है? सरकार ने बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए कई सारी योजनाएं शुरू की है। मुफ्त किताब योजना, मुफ्त साइकिल योजना और मुफ्त गणवेश योजना। गणवेश योजना का हाल मध्य प्रदेश में किस तरह का है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ मौजूद है हम शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय आगर मालवा शहर का ये स्कूल है। यहाँ पे 181 लड़कियां दर्ज है 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास में।
कुल जमा। और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनको जो गणवेश सरकार की तरफ से मिलना चाहिए था वो अभी तक मिल पाया है कि नहीं। बच्चे यहाँ पर मौजूद। बेटा क्या नाम है आपका? मनीषा चौहान। मनीषा, कहाँ रहती हो आप? मैं यही रहती हूँ आगर मालवा। कौन सी क्लास में हो आप? 8th में। मनीषा, ये बताओ जो सरकार की जो योजना है मुफ्त गणवेश की योजना, आपको अभी तक मिल पाया या नहीं मिल पाया? अभी नहीं मिली है, पहले भी अप्रैल में मिली थी। 2021 और 22 दोनों साल अप्रैल महीने में मिली। हाँ। इस बार की क्या स्थिति है अभी? इस बार में भी नहीं मिली। अभी तक कोई जानकारी है आपको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा? क्या पता, अभी छुट्टी लग जाए तब मिले। अच्छा, छुट्टी लग जाए तब मिले, ऐसा यकीन है आपको? परीक्षाएं कब से आपकी? हमारी मार्च से 6 मार्च से। 6 मार्च से, लेकिन अभी तो 17 फरवरी हो गया, अभी तक यूनिफॉर्म नहीं है। इनको मिल जाएगी 7th क्लास को, 8वीं में आ जाएंगे, पुरानी है इस साल की भी। अच्छा, आपको क्या फर्क पड़ता है अगर कोई आपको यूनिफॉर्म नहीं मिलता है, दूसरे बच्चे प्राइवेट स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के जाते होंगे तो कोई फीलिंग आती है? बुरा लगता है। किस तरह से लगता है? ऐसा कि वो नई ड्रेस पहनते हैं, हम पुरानी पहनते हैं। बस। तो आपको पढ़ाई पे भी फर्क पड़ता है? हाँ, पड़ता हुआ बहुत पड़ता है, बुरा भी लगता है और वो कुछ तो ये 7वीं क्लास की एक बच्ची थी जो मनीषा 8th क्लास की, जो कह रही है कि यूनिफॉर्म समय पे नहीं मिल पाती है तो इनको बुरा लगता है और इनकी पढ़ाई पे फर्क पड़ता है। और भी बच्चे यहाँ पे दूसरी क्लासेस के हैं अंदर, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस योजना के तहत इन बच्चों को अभी तक गणवेश कितना मिल पाया है और किस तरह का हाल इस योजना का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीचर यहाँ पर है और जो टीचिंग का काम कर रही है अपने, और कुछ बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, कहाँ रहते हो आप? अर्जुन नगर। अर्जुन नगर। कौन सी क्लास में हो आप? 7th। खुशबू, आप ये बताओ कि आपको जो सरकारी स्कूल का यूनिफॉर्म फ्री मिलता है सरकार की तरफ से, वो इस साल का अभी तक मिल पाया या नहीं? नहीं मिला, अगले साल का है। नहीं मिला इस साल का? तो ये आपने यूनिफॉर्म कौन सा पहना हुआ है? अगले साल का। पिछले साल जो मिला था? हाँ, पिछले साल का। और ये कब मिला था आपको? 6th क्लास में। 6th क्लास में मिला था? परीक्षा के वक्त। परीक्षा के वक्त? परीक्षा के वक्त मिला था, पूरा सत्र खत्म होने के बाद? हाँ। तो आपको कैसा लगता है, इतनी लेट यूनिफॉर्म मिलती है तो कुछ फीलिंग आती है? अच्छा नहीं लगता, और परीक्षा के वक्त मिलने पे फिर टाइम निकल जाता है तो अच्छा नहीं लगता, फिर पूरी क्लास तो निकल गई कपड़े में, फिर अच्छा नहीं लगता इससे। बुरा लगता है। और कौन है घर में आपकी? हमारी नानी है, नाना है, हाँ। मामा है और अम्मी है और 2 भाई है। पापा? नहीं। पापा नहीं है। कौन कमाता है घर में आपके लिए? नाना। नाना कमा के खिलाते हैं। तो आपको क्या बनना है आगे जाके? मैं पुलिस बनना चाहती हो? हैं? तो ये यूनिफॉर्म नहीं मिलता आपको वक्त पे, इससे आपको कुछ फर्क पड़ता है आपकी पढ़ाई पे? आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई पूरी हो पाएगी नहीं? हाँ? पढ़ाई हो तो जाती है पर बिना यूनिफॉर्म के अच्छा नहीं लगता। पालक भी हमारे साथ में। आपके बच्चे, क्या नाम है आपकी? जी, मेरी बच्ची का नाम आयशा सर जी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 6 में है। आप ये बताओ कि जो स्कूल का यूनिफॉर्म समय पे नहीं मिल पाया अभी तक, तो आपको क्या महसूस होता है? सर जी देखो, पहली बात तो ये है कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है सर जी, और वो क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको बच्चों को बाजार में आने में दिक्कत आती है सर जी। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो लड़कियों के साथ है सर जी। लड़कियों को क्या है कि अपने आप में सेफ महसूस नजर नहीं आती है। एक यूनिफॉर्म होता है तो एक हर व्यक्ति डरता है कि ये स्कूल का बच्चा है, और जिनको यूनिफॉर्म नहीं मिलती है वो बिना यूनिफॉर्म के आते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं सर जी। पिछले साल क्या है कि नहीं हो पाया था, मेरी बच्ची 5th में थी हाटपुरा के स्कूल में, तो फिर मेरे हस्बैंड भी बाहर थे सर जी, तो फिर मैंने क्या है कि पैसे किसी दूसरे व्यक्ति से लेकर बच्ची का यूनिफॉर्म बनवाया। दीदी आपका नाम बताइए प्लीज। आरती अग्रवाल। आरती को तो ये बच्चों को यूनिफॉर्म क्यों नहीं मिल पाता दीदी, क्या है वजह और किस तरह की स्थिति? गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो टेंडर करवाते हैं आजीविका मिशन से वो टेंडर करवाते हैं। अब उन लोगों की प्रक्रिया जैसी चलती है उसके अकॉर्डिंग उनका काम होता है, तो उसके अंतर्गत जो उनकी रहती है पॉलिसी, तो डिले होते होते हमको जब सत्र खत्म होने लगता है तब हमको यूनिफॉर्म मिलती है। 3 सालों में यही हो रहा है सिस्टम कि मार्च अप्रैल में हमको यूनिफॉर्म मिलता है। हमारे 8th तक बच्चे जा चुके हो रहते हैं और गर्मी में मिलता है, हर बच्चा गर्मी में बढ़ता है तो यूनिफॉर्म भी छोटी पड़ जाती है उनको। कि कितनी बार ये कोशिश भी होती है कि मतलब यूनिफॉर्म पूरी फिट नहीं आ पाती है। लेकिन काफी सारे बच्चे तो यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं और केचो यूनिफॉर्म। हाँ, तो ये लास्ट ईयर की है, तो लास्ट ईयर की उनकी है और बाकी जो भाई बहनों की दे देते हैं वो, बाकी इनको अभी मिलना बाकी है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है दीदी के मतलब जो बच्चे यूनिफॉर्म में नहीं आते? अब हम कोशिश इतनी अच्छी कर रहे हैं, पूरा प्रॉपर पढ़ाते हैं,
पूरा प्राइवेट स्कूलों से भी बेटर पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ फुल फर्निश्ड चीजें हैं। अभी हमारे पूरे बच्चे अगर यूनिफॉर्म में एग्जाम के बाद अगर मिला तो फिर क्या फायदा, किताबें मिल रही है उसके साथ यूनिफॉर्म मिल जाए। परीक्षाएं कितनी नजदीक है? परीक्षा भी 27 फरवरी से परीक्षा है, सिर्फ 8 दिन बचे परीक्षा के, और यूनिफॉर्म तो लास्ट ईयर की चल रही है। ये तो बच्चों का जो स्तर है पढ़ाई का, उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ता होगा दिखने में? पढ़ाई के उसमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन देखो ऐसा होता है कंपेरेटिव रहता है कि बच्चा जो प्राइवेट स्कूल वाला टाई बेल्ट वाले बच्चों को देखता है तो सरकारी बच्चे वाला नहीं सोचता है यार हम तो बिल्कुल नीचे हैं, गरीब है, इसलिए हमको नहीं मिल पाया। जबकि अगर सरकार सारी सुविधा दे रही है तो थोड़ा सा समय पे दे दे ताकि सभी का अच्छा लगे ना, सरकार का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाए। तो सरकार सुविधाएं तो दे रही, लेकिन अगर समय पे दे दे तो सारी चीजों का लाभ इन बच्चों को मिल सकता है जो बड़े ख्वाब देखते हैं। कोई पुलिस बनना चाहते हैं बच्चे, कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन इन ख्वाबों को पंख तभी लग पाएगा जो सरकारी योजनाएं वक्त पर जमीन पर इनका अमल हो जाए। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, NDTV।